बिहार दरोगा एग्जाम साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा 1799 पोस्ट जिसका एग्ज़ाम 18 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 को लिया जाएगा। उसके लिए देखिए, बिहार दरोगा में साइंस के यानी कि विज्ञान के जितने भी प्रश्न 2001 से लेकर के अभी रिसेंटली 14 दिसंबर 2025 को जो है बिहार ईएसआई का मेंस का एग्ज़ाम लिया गया है। तो 2001 से लेकर के 14 दिसंबर 2025 तक बिहार दरोगा में साइंस के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। और इसी प्रकार से मैंने आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री कवर कराया हुआ है, तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। बिहार दरोगा साइंस PYQ है। 2001 से 2025 तक बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए ये प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्न कथन पर विचार करें। और देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न मैं आपको बता देता हूं कि अभी रिसेंटली बिहार ईएसआई का मेंस का पेपर लिया गया था 14 दिसंबर 2025 को, उसी में ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्न कथन पर विचार करें और यहाँ पर देखिए 2 कथन दिया गया है और यहाँ से आपको राइट आंसर चुनना है। चलिए पहला कथन पढ़ेंगे कि यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। बताइए ये कथन सही है या गलत है। तो देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो बिल्कुल उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गतिज ऊर्जा हाफ mv²। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, अगर v को हम लोग डबल कर रहे हैं यानी कि 2v का स्क्वायर करेंगे तो ये 4v का स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें से क्या करना है कि इस 4 को बाहर जब निकालेंगे ना तो आप देखेंगे गतिज ऊर्जा हो जाएगा हाफ mv²। ये गतिज ऊर्जा हो गया और ये कितना हो गया, 4 गुना हो गया। इसी प्रकार से देखिएगा कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाती है। ये दोनों स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ठीक है, देखिए कथन दे करके आजकल बिहार दरोगा के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा कि अपमार्जक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। डिटर्जेंट के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर पूछा गया है कि सही नहीं है। चलिए बताइएगा फ्रेंड्स, कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, डिटर्जेंट जो है यह संश्लेषित पेट्रोलियम से बनाया जाता है, करेक्ट है। यह कठोर एवं मृदु जल दोनों में काम करता है, ये भी सही है। और यह उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण है, ये आपका गलत दिया गया है। अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट्स जो है ये उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण नहीं होते हैं। साबुन जो होता है ये उच्च वसीय अम्लों का सोडियम या पोटेशियम का लवण होता है, अपमार्जक नहीं होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही नहीं दिया गया है। चलिए इसी प्रकार से मैंने आपको कल हिस्ट्री भी कराया हुआ है, तो जिन्होंने नहीं देखा है जा करके देख लीजिएगा। ज्योग्राफी भी हो चुका है। देखिए निम्नलिखित में से अम्लीयता का कौन सा बढ़ते क्रम में सही दिया गया है। अम्लीयता का बढ़ते क्रम, तो देखिए अगर हम बात करते हैं अम्लीयता का बढ़ते क्रम में तो सबसे ज़्यादा जो है एसिटिक कौन हो जाएगा। अम्लीयता जो है सबसे ज़्यादा किसका होगा, नींबू के रस का। फिर उसके बाद किसका होगा, नींबू के रस के बाद टमाटर का रस का, मतलब सबसे ज़्यादा हो जाएगा नींबू का रस का, फिर उससे कम टमाटर का, फिर उससे कम गाजर का। तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गाजर का रस, फिर उससे अधिक टमाटर का रस, फिर उससे अधिक नींबू का रस। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है, बताइए। तो देखिए pH 5.5 से नीचे जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है। pH 7 जिसका वैल्यू होता है ना, pH मान, वो उदासीन होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। और देखिए उदासीन क्या क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका शुद्ध जल होता है ये उदासीन होता है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि खाने वाला जो नमक होता है ये भी उदासीन होता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा।
और जठर रस का पीएच मान 7 से अधिक होता है। नहीं, जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक एसिड जो होता है ना, ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। अगर 7 से अधिक होता है तब तो क्षारीय हो जाता, लेकिन आप जानते हैं कि गैस्ट्रिक जूस जो होता है ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। और आमतौर पर इसका जो पीएच रेंज होता है 1.5 से 3.5 के बीच में होता है। तो इसीलिए ये वाला आपका गलत दिया गया है। जठर रस का पीएच मान 7 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब अधिक होता है, ये गलत दिया गया है। पीएच स्केल जो होता है ये आपका 0 से 14 तक होता है, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। और 7 उदासीन होता है, 7 से अधिक जिसका पीएच वैल्यू होगा वो क्षारीय होता है, और 7 से कम जिसका होगा वो अम्लीय होता है। चलिए उसके बाद देखिए निम्न कथन पर विचार करें। देखिए पहला कथन है ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। बिल्कुल, ध्वनि को जो है चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और निर्वात में तो कोई माध्यम है ही नहीं, शून्य ही जिसका नाम है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसे माध्यम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रकार से आप देखें तो दोनों कथन जो है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे कोयला का सबसे अच्छा प्रकार माना जाता है। कोयला का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है? तो देखिए कोयला का सबसे अच्छा प्रकार जो है ये आपका एंथ्रासाइट है, ठीक है ना, इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसी बच्चे में वृद्धि हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए वृद्धि हार्मोन की अगर कमी हो जाएगी, ठीक है, तो ये आपका ड्वार्फिज्म होता है, बौनापन होता है, बौनापन हो जाएगा, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा अगर वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है तो भीम कायत्व जैसा, यहाँ पर आप देख सकते हैं गिगेंटिज्म जैसा शरीर हो जाएगा। तो यह ध्यान रखिएगा। और वृद्धि हार्मोन जो है ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 11 मई के दिन, ठीक है ना। 11 मई के दिन क्यों मनाया जाता है? तो 11 मई 1998 को पोखरण 2 परमाणु परीक्षण की याद में ये मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। बॉक्साइट जो है ये किसका अयस्क है? बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अच्छा, ये ऊष्माक्षेपी और एक होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है ना, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी, यहाँ पर ऊष्माक्षेपी पूछा गया, तो चूने का अपघटन जो है ये ऊष्माक्षेपी है। बाकी वाष्पीकरण यहाँ पर देख लीजिए, इससे कोई संबंध नहीं ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी से। प्रकाश संश्लेषण, हिम का पिघलना, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। चूने का अपघटन जो है ये ऊष्माक्षेपी है। चलिए रदरफोर्ड ने किसकी खोज किया था? तो रदरफोर्ड ने जो है, आपको याद होगा कि इन्होंने जो है परमाणु के नाभिक का खोज किया था। तो यहाँ पर परमाणु के नाभिक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये अभी जो प्रश्न हम लोगों ने किए हैं ये 14 दिसंबर 2025 को बिहार ईएसआई मेंस का पेपर था। चलिए उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर कथन देकर के पूछा गया है कि परमाणु का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है, बिल्कुल, और वह जो है बहुपरमाणुविक आयन कहते हैं उसको, उनके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। ये स्टेटमेंट सही दिया गया है। और आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या के द्वारा यौगिक के रासायनिक सूत्र हम ज्ञात करते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। और बिल्कुल ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने का, यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने के प्रयोग करते समय प्रमुख प्रक्षेपण है। क्या दिया गया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 स्टेटमेंट दिया गया। पहला पढ़िए, मैग्नीशियम रिबन का दहन चमकीला श्वेत लौ के साथ होता है। बिल्कुल श्वेत लौ के साथ होता है, और एक महीन श्वेत राख बनता है। ये श्वेत राख होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है ना, ये श्वेत राख होता है MgO का। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। मैग्नीशियम रिबन वाष्पित हो जाता है? नहीं, वाष्पित नहीं होता है, महीन श्वेत चूर्ण बनता है, जैसा अभी हमने लोगों ने चर्चा किया है। और श्वेत चूर्ण का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। नहीं, ये उल्टा दिया गया, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही है आपका पहला और दूसरा। तो देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है केवल 1 और 2, ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मेंडल के परीक्षणों में F2 संतति कुछ लक्षणों के लिए 3:1 का फिनोटाइपिक अनुपात दर्शाती है। सही है ये, ठीक है। और यह पृथक्करण के नियम के अनुसार समझाया गया, जिसके मुताबिक युग्मक निर्माण के समय विकल्पियों का स्वतंत्र पृथक्करण हो सके, ये भी आपका सही दिया गया है। तो बिल्कुल ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से कथन देकर के पूछा गया है। देखिएगा, कह रहा है कि उत्तल लेंस की शक्ति यानी कि पावर ऑफ लेंस, जिसको हम लोग डायोप्टर से डिनोट करते हैं, मतलब डायोप्टर इसका यूनिट होता है, इसको डी से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस की जो पावर होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, बिल्कुल करेक्ट है।
और लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P = 1/f, ठीक है। और f जहाँ होती है ये आपका उत्तर लेंस की फोकस दूरी होती है, और उत्तर लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसीलिए जो है यहाँ पर आपका उत्तर लेंस की शक्ति हमेशा धनात्मक होगी। तो ए भी सही है, आर भी सही है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। दिन में आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। बिहार दरोगा को ये प्रकीर्णन से प्यार है, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि प्रकाश का नीला रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। नहीं, प्रकाश का जो नीला रंग का तरंग दैर्घ्य होता है ना, ये कम होता है, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान प्रकाश किसके द्वारा अवशोषित होता है। तो देखिए प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ये अवशोषित होता है पर्णहरित के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पर्णहरित दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कौन सी दोहरी झिल्ली कोशिकांग नहीं है। दोहरी झिल्ली कोशिकांग, बताइए इसमें से दोहरी झिल्ली कोशिकांग कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम दोहरी झिल्ली कोशिकांग की बात करते हैं तो देखिएगा क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक, ये दोहरी झिल्ली के कोशिकांग होते हैं। जबकि लाइजोजोम जो होता है, लाइजोजोम और रसधानियाँ, याद रखिएगा राइजोजोम और रसधानियाँ ये दोनों, ठीक है ना। राइजोजोम और रसधानियाँ ये एकल झिल्ली के होते हैं, ये होते हैं एकल झिल्ली के, ठीक है ना। ये दोनों नाम याद रखिएगा। और ये जो एक राइजोजोम होता है, ये तो लाइजोजोम है, एक होता है राइजोजोम। राइजोजोम जिसको कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, राइजोजोम, ठीक है ना। ये झिल्ली विहीन होता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गति से संबंधित निम्नलिखित पदों को उनकी संबंधित परिभाषाओं या इकाइयों से मिला है, और यहाँ से आपको राइट आंसर चुनना है, ठीक है ना। तो वेग क्या होता है, फटाफट बताइए। तो वेग आपका हो जाएगा दिशा के साथ स्थिति में परिवर्तन की दर, ठीक है। त्वरण वेग में परिवर्तन की दर, दूरी जो होगा तय किए गए पथ की कुल लंबाई, और गति जो हो जाएगा स्थिति के परिवर्तन की दर। तो इस प्रकार से देखा जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ए, बी और डी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा किसी चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चालक का प्रतिरोध जो होता है आपने पढ़ा होगा कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक सीधी सड़क पर चलती एक कार के वेग समय ग्राफ के समय अक्ष के समानांतर एक क्षैतिज सीधी रेखा दिखाई देती है। तो यह दर्शाता है, क्या दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है कि कार एक समान वेग से चल रही है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यदि धातु M फेरस सल्फेट के जलीय विलयन से जो है आयरन को विस्थापित कर देती है, परंतु एल्युमिनियम सल्फेट के जलीय विलयन के साथ ऐसा नहीं कर पाती है। तो बताना है कि ये धातु कौन सी है, बताइए ये धातु कौन सी है जो फेरस सल्फेट के जलीय विलयन से आयरन को तो विस्थापित कर देती है, परंतु एल्युमिनियम सल्फेट के जलीय विलयन के साथ ये ऐसा नहीं कर पाती है। ये धातु जिंक है, क्या है, जिंक है, जस्ता है। चलिए मानव में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं अगुणित है। अगुणित कोशिका इसमें से देखिए कौन सा है, तो शुक्राणु और मादा निषेचित अनिषेचित अंडा। तो यानी कि 1 और 2, 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसी तरल द्वारा डूबी गई वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको उत्प्लावन बल बोला जाता है। चलिए मनुष्य में थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, तो छाती में होता है थाइमस ग्रंथि, ठीक है। चलिए डीडीटी का पूरा नाम क्या है, डीडीटी का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरोइथेन। और डीडीटी है एक कीटनाशक, डीडीटी क्या है, एक कीटनाशक है, ध्यान रखिएगा, और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किस समूह के सभी जैव निम्नीकरण वस्तुएं शामिल नहीं हैं। जैव निम्नीकरण, तो देखिए केक, ककड़ी घास, ये जैव निम्नीकरण है, ठीक है ना। फल के छिलके भी है, केक है, नींबू का रस भी है। यहाँ पर देखिए प्लास्टिक आ गया, तो प्लास्टिक जो है जैव निम्नीकरण नहीं है, ये जैव अनिम्नीकरण है, इसलिए ये वाला युग्म सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहते हैं। तो देखिए किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को कहा जाता है फसल चक्र। इसको क्रॉप रोटेशन बोला जाता है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और कीटों और खरपतवारों का भी
नियंत्रण होता रहता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए रक्त और शरीर के कोशिकाओं के बीच O2 भोजन और CO2 का आदान प्रदान यानी कि विनिमय किससे होता है? बताइए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए रक्त और शरीर की कोशिकाओं के बीच ऑक्सीजन भोजन यानी कि पोषक तत्व और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान एक मुख्य रूप से जो है डिफ्यूजन की प्रक्रिया, विसरण की प्रक्रिया द्वारा रक्त वाहिकाओं यानी कि रक्त केशिकाओं और अंतरालीय द्रव इनके माध्यम से होता है। तो रक्त केशिका, तो यहाँ पर देखिए केशिका दिया गया, कोशिका नहीं केशिकाएं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आयोडीन की कमी से हो सकता है, तो आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है? तो घेंगा हो जाएगा आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाविक द्वारा नाव के आगे की ओर कूदने और नाव द्वारा पीछे की ओर गति करने की स्थिति में गति का कौन सा नियम प्रदर्शित करता है? तो नाव पर से नाविक आगे कूदा है तो निश्चित रूप से नाव पीछे की तरफ चला जाएगा, है ना। ये गति का तीसरा नियम है, ठीक है ना। गति का ये कौन सा नियम है? ये गति का तीसरा नियम है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यदि हम एक तीर को कमान पर रखें एवं उसकी डोरी को खींचे, अब इस स्थिति में कमान में एकत्रित ऊर्जा कौन सी होगी? अच्छा, चाबी जो घड़ी में दिया जाता है उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है। जल को संग्रह करके, बांध बना करके, जल को रोक करके जो उसमें एनर्जी होती है उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा सही विकल्प चुनना है, सभी विकल्प को पढ़िए और इसमें से करेक्ट विकल्प आपको बताने हैं। मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं कि एक वस्तु का द्रव्यमान स्थान के अनुसार अपरिवर्तित रहता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वस्तु का द्रव्यमान स्थान के अनुसार अपरिवर्तित रहता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित अम्लों का उनके प्राकृतिक स्रोत से मिलान करें। तो सिरका का एसिटिक एसिड आपको भी पता है, संतरा में सिट्रिक एसिड और दही में लैक्टिक एसिड, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है ना। लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए, लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए गैल्वेनीकरण तो अति आवश्यक है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है इसमें, एनोडीकरण भी है और क्रोम प्लांटिंग भी है। यहाँ पर आपका जो है हीटिंग वर्जन नहीं होगा, यहाँ पर अगर आप हीटिंग बना लेंगे तो ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद देखिए कमरे के तापमान पर द्रव के वाष्पन के दौरान कौन सी प्रक्रिया शीतलीकरण के प्रभाव को दर्शाती है? शीतलीकरण के प्रभाव को, तो ये वाष्पीकरण है, ठीक है ना। वाष्पीकरण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपका कथन और कारण दिया गया है, ठीक है ना। कह रहा है कि प्रकाश कांच में वायु से धीरे चलता है, बिल्कुल सही है क्योंकि कांच वायु से ज़्यादा सघन है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पर देखिए मिलान करना है, तो यहाँ पर मिलान करेंगे हम लोग। चलिए मिलान कर लेते हैं, यहाँ पर मिलान करिए। देखिए दूरी, वेग यहाँ पर दिया गया है, त्वरण, विस्थापन और यहाँ स्तंभ बी आप देख सकते हैं। और इसी तरह का प्रश्न एक और मिला था, यानी कि इस तरह 2 बार प्रश्न पूछ लिया गया, इसी साल 2025 का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दूरी हो जाएगा वास्तविक पथ की तय की गई कुल लंबाई, वेग आपका हो जाएगा यहाँ पर दिशा सहित चाल, त्वरण हो जाएगा आपका वेग में परिवर्तन और विस्थापन 2 बिंदुओं के बीच सबसे छोटा पथ, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अनुवांशिकी के जनक के रूप में किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? तो आपको भी पता है मेंडल को जाना जाता है, ग्रेगर, यहाँ रोजर नहीं ग्रेगर बना लीजिए, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है ना। कोशिका का खोज किया था इन्होंने, ठीक है। यहाँ पर लुई पास्चर, ये सब टाइपिंग एरर हुआ है, लुई पास्चर बना लीजिए, जिन्होंने जो है किण्वन का खोज किया था। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज किया था। इनमें से किसमें सर्वाधिक प्रोटीन है ये पूछा जा रहा है, किसमें सर्वाधिक प्रोटीन है? तो ये आपको भी पता है कि सर्वाधिक प्रोटीन जो है ये किस में होता है? तो मूंगफली करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से सबसे ज़्यादा मूंगफली में है। और सोयाबीन भी दिया रहता है, तो सोयाबीन के साथ आप जाइएगा, ऑप्शन में सोयाबीन रहेगा। तो उसके बाद देखिए नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है। बताइए संरक्षण होता है क्योंकि यह नमक मिलाने से, तो देखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर नमक मिलाने से जो है ना, नमक प्रतिरक्षक के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। और ये पानी को सोखता है जिससे कि ये अचार वगैरह खराब नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि मरुस्थल के पौधों के लिए जो है अधिक संभावना है कि, तो अधिक संभावना ये होती है कि उनकी पत्तियाँ छोटी हों, उनकी पत्तियाँ छोटी हों
जिससे कि सतही क्षेत्रफल कम होता है और वाष्प उत्सर्जन के द्वारा भी जल की हानि भी कम होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से पूछा गया है कि कौन कृत्रिम रेशा है, बताइए इनमें से कौन कृत्रिम रेशा है, फटाफट बताइए। तो इनमें से कृत्रिम रेशा कौन सा हो जाएगा? इनमें से कृत्रिम रेशा आपका नायलॉन हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है, ये पूछा गया है न्यूनतम अभिक्रियाशील इसमें से कौन सा है। तो न्यूनतम इसमें से बात करते हैं तो आपका कॉपर हो जाएगा। और सबसे अधिक पता है ना कि आपका पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, ये सब ध्यान रखिएगा। इसमें से अगर बात करते हैं तो आपका कॉपर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा इनमें से कौन उर्वरक नहीं है। तो अभी मैंने आपको डीडीटी बताया था, डीडीटी एक कीटनाशक, ये उर्वरक नहीं है। बाकी अमोनिया, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट ये उर्वरक के रूप में इनका यूज किया जाता है। चलिए इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है, इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है। तो आप देखेंगे अमोनिया इसमें से जो है अकार्बनिक है, अमोनिया, ठीक है ना, NH3 अकार्बनिक यौगिक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न हमारा कि इनमें से रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। तो रासायनिक प्रक्रिया इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? तो इसमें से आपका दूध से आइसक्रीम बनना, ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, ये भौतिक प्रक्रिया है ना। उसके बाद देखिए इसमें से कांच का महत्वपूर्ण घटक कौन है। तो कांच का महत्वपूर्ण घटक जो होता है ये आपका सिलिका होता है, SiO2, ये कांच का महत्वपूर्ण घटक है, इसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? रजत लवण इसमें से कौन जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का जो है प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये सिल्वर क्लोराइड है जिसको कि हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका प्रयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। चलिए, और सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल आपने पढ़ा होगा, सिल्वर आयोडाइड का AgI का इस्तेमाल, इसका यूज जो होता है कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। चलिए, अस्थि का एक मुख्य खनिज कौन सा है? तो कैल्शियम है ना, हड्डी का। चलिए, आकाश के नीले रंग का कारण प्रकाश का क्या है? स्कैटरिंग है। बताया था ना कि बिहार दरोगा में बड़ा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रकीर्णन। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड नहीं है, इसमें से कोलाइड कौन सा नहीं है? तो आप देखेंगे क्लोरोफिल नहीं होगा, ठीक है ना, क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल, क्लियर, ध्यान रखिएगा। बाकी दूध, रूबी ग्लास, धुआं, ये सब कोलाइड हैं। निम्न में से किसके उत्सर्जन से जो है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? किसके उत्सर्जन से, बताइए किसके उत्सर्जन से? तो फ्रेंड्स ये बीटा कण के, ठीक है ना, बीटा कण के, बीटा कण ध्यान रखिएगा, इसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बम वर्षक के कारण बनते हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन के। अगला प्रश्न देखिएगा कि इनमें से सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य का विकिरण कौन सा है? सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य का विकिरण कौन सा है इसमें से? तो लंबे तरंग दैर्घ्य ये आपका इसमें से माइक्रो तरंग हो जाएगा, ठीक है ना, माइक्रो तरंग हो जाएगा यहाँ पर, माइक्रो तरंग का। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा माइक्रो तरंग में एक लघु रेडियो आ जाता है और एक दीर्घ रेडियो आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका तरंग दैर्घ्य पूछा गया, आवृत्ति नहीं, ध्यान रखिएगा, तरंग दैर्घ्य पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइक्रो तरंग, ठीक है ना, माइक्रो तरंग, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? अदिश राशि इसमें से कौन सा है अदिश राशि? तो शक्ति अदिश राशि है, वेग, बल, चुंबकीय प्रेरण, ठीक है ना, और शक्ति, द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ये सब अदिश राशि होता है। चलिए किस रंग की सतह पर जो है ताप विकिरण, किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है? तो आपने पढ़ा होगा ना कि सबसे ज़्यादा जो आपका अवशोषक होता है, सबसे अच्छा क्रिस्प का जो लॉ है उसके अनुसार सबसे अच्छा अवशोषक ही सबसे अच्छा उत्सर्जक भी होता है। तो इस प्रकार से काला रंग हो जाएगा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है किस तापमान पर? तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम और इसका आयतन न्यूनतम होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपने पढ़ा होगा कि चांदी है ना, चांदी। और इसमें से अगर बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कॉपर। चलिए, कांच एक प्रकार का क्या है? तो कांच एक प्रकार का अतिशीतित द्रव है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ट्रांजिस्टर बनाने में किस मूल पदार्थ का उपयोग होता है? तो सेमीकंडक्टर का, अर्धचालक का,
देखिए किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? डायनेमो के कार्य के उल्टा होता है, बताइए। तो यहाँ पर आपका मोटर का हो जाएगा, है ना, मोटर का। डायनेमो जो है या जनरेटर, ये आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि इसका उल्टा मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए, ओजोन की परत हमारी रक्षा करती है, तो ये पराबैंगनी विकिरण से ना। चलिए, चलती गाड़ी के डिब्बों में हवा प्रवेश करती है। आप देखते हैं गाड़ी चलती है तो हवा प्रवेश करती है, इसका व्याख्या आधारित है। गाड़ी चलने लगती है तो आपको हवा लगने लगती है, बर्नौली के प्रमेय में, ठीक है ना। बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। जब कोई गाड़ी प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से आती है तो वहाँ पर वायु का दबाव हो जाता है, वायु का दाब कम हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बीजों के अंकुरण में कौन से महत्वपूर्ण कारण नहीं है? तो देखिए, हवा तो है, नमी तो है, बट सूर्य की रोशनी जब बीज का अंकुरण हो जाएगा उसके बाद भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये उतना जो है महत्वपूर्ण कारण नहीं होता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि तंत्रिका आवेग का संचार होता है, तो ये कौन सी क्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा। पौधों को जल उपलब्ध होता है, पौधों को जल उपलब्ध होता है, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौधों को जल उपलब्ध होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है केशिका जल के द्वारा, ठीक है ना। केशिका जल जो होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, इनमें से कौन ऊर्जा की जो है इकाई नहीं है? तो आपने पता है ना, न्यूटन जो है ये बल का है, ऊर्जा का नहीं है। अर्ग, जूल, इलेक्ट्रॉन, वोल्ट, ये सब ऊर्जा की यूनिट होती है, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होगा? प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होगा, शून्य में, और ध्वनि शून्य में गमन नहीं करती है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, तो डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? बताइए फटाफट, जल्दी से बता दीजिए। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा किस पर? फैराडे के नियम पर, ठीक है ना। फैराडे के नियम पर हो जाएगा डायनेमो का सिद्धांत। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गामा रे मूलतः होता है, गामा रे बताइए। तो ये मूलतः फोटोन होता है, ठीक है ना, फोटोन होता है। गामा किरणें विद्युत उदासीन अति लघु तरंग दर विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोटोन हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं, और रंग का छिद्र, यहाँ पर देखिए खाली स्थान दिया गया है, जाता है। तो देखिए, जब रंग की द्वार कोशिकाएं, और ये जो द्वार कोशिका है इसको रक्षक कोशिका भी कहा जाता है, जब द्वार कोशिकाएं पानी को अवशोषित करती हैं तो वे फूल जाती हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, जब द्वार कोशिकाएं पानी को अवशोषित करती हैं तो वे फूल जाती हैं, ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स, और रंग का छिद्र जो है खुल जाता है। रंग का छिद्र क्या हो जाता है? रंग का छिद्र खुल जाता है, जिससे गैसों का आदान प्रदान संभव होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंग का छिद्र खुल जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह प्रक्रिया जो होती है ये आपका ऑस्मोसिस प्रभाव के कारण होती है। किसके कारण होती है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऑस्मोसिस प्रभाव के कारण ये प्रक्रिया होती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता को रूपांतरित किया जा सकता है, और यह परिवर्तन सिलियरी मांसपेशियों, हिंदी में इसको पक्षमाभी पेशियां कहा जाता है, तो ये सिलियरी मांसपेशियों द्वारा होता है। जब अभिनेत्र लेंस को मोटा या पतला करते हैं ताकि विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को रेटिना पर स्पष्ट रूप से केंद्रित किया जा सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न पिछली बार बिहार दरोगा 1275 पोस्ट में पूछा गया है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, और इसी प्रकार से फ्रेंड्स मैंने आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी को अलग अलग वीडियो में कवर कराया हुआ है, तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखिए, एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर आपको चुनना है। बताइए, एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर आपको चुनना है। तो देखिए, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है, एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि ब्रॉन्ज मेडल किसका मिश्रण है? ब्रॉन्ज मेडल जो है ये किसका मिश्रण है?
तो देखिए ब्रॉन्ज मेडल जो है ये कॉपर और टीन का मिश्रण है, कॉपर और टीन का। तो यहाँ पर देखिए Cu कॉपर का सिंबल है और टीन का सिंबल Sn होता है। तो आप सिंबल भी याद रखिएगा और साथ साथ कॉपर और टीन भी, नाम भी इसका ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम, ध्यान रखिएगा, सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है। निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है, बताइए। तो अगर इसमें हम बात करते हैं तो आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान सबसे कम जो होगा ये आपका सीजियम का होगा। किसका होगा? सीजियम का होगा, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक परमाणु की इलेक्ट्रॉनों की बंधी जोड़ी को आकर्षित करने की क्षमता का माप है। और देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मूल्यों को मापने के लिए पॉलिंग स्केल, ध्यान रखिएगा, पॉलिंग, यहाँ मैं लिख देता हूँ पॉलिंग स्केल, ठीक है ना। पॉलिंग स्केल सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पैमाना होता है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, और इसमें से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप फ्लोरीन देख रहे हैं, फ्लोरीन नहीं दिया गया ना, ठीक है ना। तो देखिए फ्लोरीन जो होता है ना, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, बट यहाँ पर निम्नलिखित में से पूछा गया है तो आपका सीजियम हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। एक समान वृत्तीय गति में कौन सी राशि स्थिर रहती है? तो इसमें आपका स्पीड जो है, चाल जो है, और गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी स्थिर रहती है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो नहीं दिया गया, बट स्पीड दिया गया है, चाल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अभिसरणीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि है। देखिए ये भी प्रश्न पिछली बार ही बिहार दरोगा में पूछा गया है। और फ्रेंड्स देखिए इस तरह के प्रश्नों को कलेक्ट करके इस तरह का सेशन लाने में 5 से 6 घंटे का मेरा महत्वपूर्ण समय लगता है। सो फ्रेंड्स प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर करें और सेशन को शेयर ज़रूर करें। आपका एक लाइक और एक शेयर ही हमें मोटिवेट करता है। देखिए कौन सा इसमें से जो है अभिसरणीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि है। तो देखिए अभिसरणीय द्रव्यों को अलग करने की जो विधि है इसको पृथक्करण कीप यानी कि सेपरेटिंग फनल विधि कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें घनत्व के अंतर के कारण अलग अलग परतें बनाने वाले दो अभिसरणीय द्रव्यों को अलग करने के लिए एक पृथक्कारी फनल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, पृथक्कारी कीप का प्रयोग से। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसमें से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है? तो बहुत ही आसानी से आप बता देंगे। इसमें से देखिएगा मलेरिया आपको पता है कि प्रोटोजोआ के कारण होता है, और ध्यान रखिएगा काला ज्वर भी है, ये भी काला ज्वर, ये भी प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वायु में ध्वनि तरंगें विचरण करती हैं। वायु में ध्वनि तरंग विचरण करती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में, केवल अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, जिसका अर्थ होता है कि वायु के कण ध्वनि तरंग के संचरण की दिशा में समानांतर कंपन करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। हिस्ट्री वाला और ज्योग्राफी वाला सेशन जरूर देख लीजिएगा। देखिए बहुत ठंडे मौसम में Sn यानी कि टीन निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है, बताइए। तो ये किस कारण से बदल जाता है? तो देखिए सफ़ेद टीन की स्लेटी टीन में बदलने के कारण, जो कि अक्रिस्टलीय है। यहाँ पर देखिए अक्रिस्टलीय है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से देखिए अनअपचयी शर्करा इसमें से कौन सा है? अनअपचयी शर्करा, तो इसमें से अनअपचयी शर्करा जो होगा ये सुक्रोज हो जाएगा। सुक्रोज जो है ये अनअपचयी शर्करा है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये लसिका के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लसिका के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा जो है स्वच्छ करती है? तो ये करता है आपका स्कंदन के द्वारा। अंग्रेजी में इसको कोगुलेशन बोला जाता है, COAGULATION, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, स्कंदन के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिए कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4, H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। उसके साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है? कॉपर छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो कॉपर सल्फेट क्या होगा? कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो देखिए कॉपर सल्फेट मैंने बताया है, सल्फर डाइऑक्साइड भी बताया है और जल भी मैंने बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड दिया गया है।
बट आपको कॉपर सल्फेट भी याद रखना है और जल भी याद रखना है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से जीवाणु जनित, देखिए ध्यान दीजिएगा, जीवाणु जनित रोग को पहचानिए और सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो कुष्ठ रोग जो होता है ये भी जीवाणु से ही होता है, और टिटनस भी है ये भी जीवाणु से ही होता है। उसके बाद देखिए हैजा भी जीवाणु से होता है, और मस्तिष्कावरण शोथ, सोथ इस तरह से लिखा जाता है, सोथ लिखा जाता है, सोथ, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में मेनिनजाइटिस बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये कुष्ठ रोग, टिटनस, हैजा और जो मेनिनजाइटिस है मस्तिष्कावरण शोथ, ठीक है ना, ये आपका दोनों हो जाएगा जो कि जीवाणु से होते हैं। ए और बी वाला ये जो ग्रुप दिया गया है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ए और बी दोनों। बाकी आपको पता है ये पोलियो दे दिया गया है तो वायरस से हो जाएगा, रेबीज यहाँ पर दिया गया है तो ये भी वायरस से होता है। तो ये वाला युग्म जो है छट जाता है, आपका ऑप्शन मतलब ए और बी ये दोनों आपका करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है, तो ये आपको पता है कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, ठीक है ना। और सबसे जो है इसका वेग होता है सबसे ज़्यादा स्टील में, यानी कि आपका हो जाएगा ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैस में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा, तो देखिए 1 के बराबर या 1 से कम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 के बराबर या कम होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है। इसमें से कौन सा बहुलक जो है संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है। तो देखिए संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि के द्वारा कौन सा बनता है, तो एक नाम याद रखिएगा ड्रेक्रॉन, ठीक है ना, डेक्रॉन इसको बोला जाता है। उसके बाद नायलॉन भी बनता है और बेकेलाइट भी बनता है। तो यहाँ पर देखिए ना डेक्रॉन दिया गया है और ना ही बेकेलाइट दिया गया है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं नायलॉन दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है डेक्रॉन, नायलॉन और बेकेलाइट, इन तीनों का नाम याद रखिएगा जो संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। तो आपको बहुत ही आसान लगेगा ये प्रश्न, आप फटाक से CFC पर लगा दीजिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रस संवेदी ग्राही किसका पता लगाते हैं, रस संवेदी ग्राही। तो देखिए रस संवेदी ग्राही जो होते हैं ना, ये स्वाद का पता लगाते हैं, जो भोजन से संबंधित मीठे, खट्टे, नमकीन, कड़वे, ये सब आपके जो स्वाद होते हैं, इन्हीं उत्तेजनाओं को ये पहचाना करते हैं। और ये ग्राही जो हैं आपके रस संवेदी ग्राही, ये जीभ और तालु का पर स्थित स्वाद जो कलिका हैं वहीं पर पाए जाते हैं, ठीक है, जो इन स्वादों को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही दिया गया है। तत्व और प्रतीक, प्रतीक भी अब आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं पहले आंसर बता देता हूँ, सोडियम का यहाँ पर जो प्रतीक लिखा गया है ये बिल्कुल करेक्ट है। और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए मरकरी को इस तरह से लिखा जाता है, मरकरी पारा, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है ये 80 होता है। उसके बाद देखिए सिल्वर को कैसे लिखा जाता है, सिल्वर का सिंबल Ag है और इसका एटॉमिक नंबर 47 है। उसके बाद लेड यानी कि सीसा, इसका सिंबल Pb होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है, दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है। तो फ्रेंड्स ये आपका, इसमें से अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसमें से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा चाल, ठीक है ना, चाल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती हैं और हरे रंग की परत बनाती है जो है। तो देखिए तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है जो क्या है, तो ये आपका बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, यानी कि क्षारीय कॉपर कार्बोनेट यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को, द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है। अच्छा आपने पढ़ा होगा कि ठोस जो है बिना जो है द्रव में आए हुए गैस में बदल जाता है, उसको तो ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। बट यहाँ पर देखिएगा कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था, कोई भी गैसीय अवस्था में वस्तु है वो द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ठोस में बदल जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, तो देखिए इसको बोला जाता है निक्षेपण, डिपोजिशन, या इसको डीसब्लिमेशन भी बोला जाता है, ठीक है ना, इसको डीसब्लिमेशन या डिपोजिशन भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निक्षेप दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक होता है, बताइए कौन सा है ये, जो रक्त के ब्लड के थक्का निर्माण में। तो फ्रेंड्स ये आपका प्लेटलेट्स है, कौन सा है, प्लेटलेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना,
प्लेटलेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्लेटलेट को एक और नाम से जाना जाता है, इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। तो अगर ऑप्शन में इस तरह से आपको थ्रोम्बोसाइट्स देखने को मिलेगा, थ्रोम्बोसाइट्स, तो ये भी नाम आप याद रखिएगा। आजकल क्या है, प्लेटलेट न दे करके आपको ऑप्शन में थ्रोम्बोसाइट्स दे दिया जाएगा, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, उष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि, बताइए, तो किसी इंजन की जो दक्षता है वो 100% नहीं हो सकती है। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर देखिए, पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक होती है। बताइए, पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक होती है। अब देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा लाल रक्त कोशिका, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने, बट यहाँ पर देखिए लाल रक्त कोशिका को एक और नाम से जाना जाता है, और ये नाम क्या है, तो ये एरिथ्रोसाइट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है ना कि प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट्स दे देगा, तो थ्रोम्बोसाइट भी याद रखिएगा और प्लेटलेट भी याद रखिए। यहाँ पर अगर आपने लाल रक्त कणिका केवल याद रखा होगा तो आपको दिक्कत हुआ होगा, तो यहाँ पर एरिथ्रोसाइट भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न देखिएगा कि सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किया जाता है। तो ये आपका सोडियम का कौन सा यहाँ पर आपका यौगिक हो जाएगा, तो ये जो आपका वाशिंग सोडा है, धोवन सोडा है, इसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेलाग्रा रोग जो होता है ये किस विटामिन की कमी से होता है। तो आपने पढ़ा होगा नियासिन की कमी से होता है, और ये विटामिन B3 को नियासिन बोला जाता है। ठीक है ना, तो विटामिन B3 भी आप साथ साथ याद रखिएगा। चलिए देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है। पादप हार्मोन, तो देखिए इसमें से ऑक्सिन भी पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी है, एब्सिसिक एसिड भी है, जिब्रेलिन्स भी है। अच्छा, एक पादप हार्मोन आपने एथिलीन पढ़ा होगा। एथिलीन क्या करता है, फलों को पकाने में सहायता करता है। और एक फ्लोरोजिन्स पढ़ा होगा आपने, फ्लोरोजिन्स फूलों के खिलाने वाला हार्मोन होता है। तो ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका जो होगा कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है, तो ये एब्सिसिक एसिड है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर होगा, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती हैं वह कौन सी है। रुधिर वाहिका जो एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती हैं, तो फ्रेंड्स ये आपका केशिकाएं हैं। क्या हैं, केशिकाएं हैं, ध्यान रखिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास क्या है। मनुष्य की श्रव्य आवृत्ति का परास 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, और इस 20 किलो हर्ट्ज को हम 20,000 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज दिया गया है, बट कभी कभी क्या होगा, ये 20 किलो हर्ट्ज को क्या करेगा, हर्ट्ज में बदल देगा, 20,000 हर्ट्ज दे देगा। तो आप इस तरह से भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वररोधी दवा कौन सी है। ज्वररोधी यानी कि बुखार वगैरह में, तो पैरासीटामोल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैरासीटामोल। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा ये वाला प्रश्न कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकटतम बिंदु होता है, तो निकटतम बिंदु कितना होता है। तो फ्रेंड्स ये 25 सेंटीमीटर पर होता है, तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, पादप जिनका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है, पादप जिनका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उनको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। तो देखिए इसमें करंज का भी उपयोग होता है, महुआ का, अरंडी का और जेट्रोफा का भी उपयोग होता है। तो यहाँ पर ABCD सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा किसी वस्तु के बल और त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है। किसी वस्तु के बल और त्वरण यानी कि F = आप कह सकते हैं MA, आपने पढ़ा है ना कि बल और त्वरण का, तो ये बल और त्वरण का बीच संबंध दिया जाता है। ये न्यूटन की गति के किस नियम द्वारा, तो दूसरा नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो पूरा जो आपका बिहार दरोगा में पिछले बार 1275 पोस्ट पर जो वैकेंसी आई हुई थी उसके एग्जाम में जो साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उनको मैंने आपको अभी करा दिया। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न करेंगे हम लोग, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियंत्रक छड़। ठीक है, ध्यान रखेंगे परमाणु विखंडन की दर को नियंत्रित करने हेतु नियंत्रक छड़ जो होता है ये बोरॉन, कैडमियम, सिल्वर और इंडियम से बनी होती है।
इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, मंदक के रूप में जो है ग्रेफाइट का या भारी जल का D2O का इस्तेमाल किया जाता है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न है कि सोनार संक्षिप्तीकरण है, यानी कि सोनार का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? साउंड नेविगेशन और रेंजिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सोनार एक उपकरण है जो वस्तुओं का पता लगाने हेतु ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनती है? मिनी माता रोग का कारण कौन सी धातु इसमें से बनती है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है। देखिए सबसे पहले मिनी माता रोग की खोज जो है ये जापान के मिनी माता शहर में हुई थी और यह विभिन्न पर्यावरणीय स्रोतों के माध्यम से शरीर में मिथाइल मरकरी यानी कि पारा के अवशोषण के कारण होता है। तो पारा मरकरी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिनी माता। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न तो लाभ होता है और न ही हानि, उसको क्या कहते हैं? बताइए। तो देखिए उसको कहा जाता है सहभोजिता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसको क्या कहा जाता है? सहभोजिता कहा जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? सोलर सेल में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सिंपल क्वेश्चन है, सिलिकॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन का कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसको कहा जाता है इमर्शन फ्रीजिंग। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इमर्शन फ्रीजिंग, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके मुझे बताएं। आप में से सभी लोगों का मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका आंसर पता होगा। आंसर इसका कमेंट करके बताइए कि खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? ऑप्शन है उत्पादक, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा है द्वितीयक उपभोक्ता और चौथा है यानी कि ऑप्शन डी है अपघटक। कमेंट करके बताइए। चलो उसके बाद देखिएगा कि इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है? अमीनो एसिड पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। देखिए वह अमीनो अम्ल जो मानव शरीर द्वारा निर्मित नहीं किए जा सकते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। 9 प्रकार के आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं और पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक आवश्यक अमीनो एसिड है? तो इन 9 टाइप में एक है ल्यूसीन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ल्यूसीन आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा कि कोशिका द्रव, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की राइबोसोम क्रमशः हैं। तो देखिए कोशिका द्रव 80 हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट 70 और माइटोकॉन्ड्रिया 70 है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षियाँ कौन सी है? तो ये जो प्रतिरक्षियाँ हैं ये है इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो कि IgE इसको कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, ठीक है। यह एक टाइप का एंटीबॉडी होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीव पनपते हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए। तो देखिए ये जो है ये है स्टेफाइलोकोकस, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इन्हें वाटरप्रूफ ड्रेसिंग से ढकना चाहिए। जो कटी, जली और कच्ची सतह हैं उन पर जो है ये जो आपके सूक्ष्म जो हैं ये पनपते हैं स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। और जो सतह है उसको जो है वाटरप्रूफ ड्रेसिंग से ढक देना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह आपका प्रकाश का व्यतिकरण है, प्रकाश का व्यतिकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल में पानी में शामिल क्या है? शामिल जो है वह स्टार्च है। क्या है? वह स्टार्च है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, स्टार्च या मांड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किर्चॉफ का धारा नियम किस संरक्षण पर आधारित है? फिर पूछा गया है कि जबकि किर्चॉफ का वोल्टेज नियम किस संरक्षण पर आधारित है, यानी कि धारा जो है वह किस पर आधारित है
और जो वोल्टेज नियम है वह किस पर आधारित है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, देखिए जो धारा जो है ना वह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है, और जो वोल्टेज है, वोल्टेज का नियम वह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो आवेश और ऊर्जा हो जाएगा। तो आवेश और ऊर्जा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा है। दूध में उपस्थित शर्करा जो है यह कौन सा है, सिंपल सा क्वेश्चन, लैक्टोज हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला क्रम देखिए क्या है, यह जो है फ्रेंड्स यह बीटा क्षय हुआ है, इसमें क्या हुआ है, बीटा हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए इसमें क्या हुआ है, तो इसमें अल्फा हुआ है, अल्फा क्षय हुआ है। इसमें क्या हुआ है, तो इसमें अल्फा क्षय हुआ है। और यहाँ पर देखिए इसमें गामा हो जाएगा, ठीक है। तो बीटा, अल्फा और गामा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है। आप देखते हैं कि आलू जो होता है ना हरा हो जाता है कहीं कहीं, ठीक है। वही पूछा गया है कि जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है वह कौन सा हो जाएगा। तो यह सोलानाइन है। कौन सा, सोलानाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सोलानाइन है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है परिरक्षक के रूप में, बताइए राइट आंसर। तो देखिए यह जो है यह सोडियम मेटाबाइसल्फेट है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न जो है पिछले साल जो बिहार दरोगा का पेपर लिया गया था उसमें पूछे गए हैं। देखिए अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि अम्लीय वर्षा के लिए जो है आपको सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड जैसे यौगिक वायु में जब मिलते हैं तब होता है। तो यहाँ पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया गया है, रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस करके रुधिर निस्पंदन यानी कि फिल्टर के रूप में कार्य करता है। तो यह जो है यह क्या है, यह क्या है फ्रेंड्स बताइए। तो देखिए यह जो है यह प्लीहा है, स्प्लीन कहा जाता है अंग्रेजी में इसको, ठीक है, प्लीहा है, इसको अंग्रेजी में स्प्लीन कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्या होता है जब किसी वाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है। सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर इसका राइट आंसर आपको बताना है। ध्यान से पढ़ करके बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा घुली ऑक्सीजन का गिरना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, घुली ऑक्सीजन का गिरना, ठीक है। चलिए आपको ध्यान रखना है घुली ऑक्सीजन का गिरना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा। तो विद्युत शक्ति का जो मान है वो आपका क्या हो जाएगा बताइए। तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यदि किसी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग होगी, स्प्रिंग जो होगी ये संकुचित होगी। क्या होगी, स्प्रिंग जो है यह संकुचित होगी, संपीड़ित होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संकुचित दिया गया, संपीड़ित भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है। तो यह जो पैटर्न है इसको कहा जाता है खाद्य जाल, खाद्य जाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है वह कौन सा है इसमें से। तो वह जो है वह सोडियम मेटासिलिकेट है, सोडियम मेटासिलिकेट, ध्यान रखना है, इस तरह के प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। कौन सी धातु जो है यह उत्तरदायी है। तो देखिए यह जो धातु है यह पूछा गया है। तो आपको पता है कि रक्त का थक्का जमने के लिए कैल्शियम आयन आवश्यक है, क्योंकि कैल्शियम आयन जो है प्लेटलेट्स और ऊतक में एंजाइमों को फॉस्फोलिपिड से बांधने में मदद करता है जो कि प्रतिक्रिया को तेज करता है। और देखिए विटामिन के जो है, विटामिन के आपको पता है कि विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है, विटामिन अगर पूछेगा तो ये आपका कैल्शियम हो जाएगा। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए, तो इनको धोना चाहिए पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 से। उसके बाद देखिए विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। तो यह बीमारी जो है
इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पेंडेमिक, यानी कि इसको कहा जाता है महामारी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि माइकोटॉक्सिन्स उत्पादन होते हैं। तो माइकोटॉक्सिन्स, माइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है, कवकों का, तो इसी से आप पकड़ सकते हैं कवक द्वारा। चलिए देखिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा किरण धनावेशित कणों से युक्त है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यह जो है कौन सा हो जाएगा, तो देखिए यह अल्फा हो जाएगा। अल्फा कण जो है यह दोगुने आवेशित हीलियम नाभिक होते हैं, ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा अल्फा। तो अल्फा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन यानी कि टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह कौन सा है, यह कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 इसको कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि CaCO3 हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r और मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध दिया जाता है। ये संबंध दिया जाता है ऑप्शन नंबर ए, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है, r क्या है, परमाणु त्रिज्या है, और n जो है क्वांटम संख्या है। उसके बाद देखिए पास्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 65 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया लुई पास्चर के द्वारा विकसित की गई थी, और इस प्रक्रिया में दूध को लगभग 63 डिग्री कह सकते हैं, 62.8 डिग्री, ठीक है, और 64.60 डिग्री, ठीक है, याद रखना है आपको 62.80 डिग्री और 62.80 से 64.60, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करना है। उस तापमान पर 30 मिनट के लिए रखना है और तेज़ी से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ठंडा करना है, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लगभग 65 डिग्री, मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद देखिए कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है, तो बच्चों में जो है कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है, ठीक है, विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से होता है रिकेट्स। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन क्या है। देखिए ग्लाइकोजन जो है यह पूछा गया है क्या है, ग्लाइकोजन जो है यह क्या है, पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, ध्यान रखेंगे, जो जानवरों में ऊर्जा संरक्षण का कार्य करता है। पॉलीसैकेराइड एक जटिल कार्बोहाइड्रेट बहुलक है जो कई मोनोसैकेराइड मोनोमर्स से जुड़ाव से जो है यह बनता है। चलिए उसके बाद देखिए कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड कौन सा है। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड पूछा गया है, कौन सा है, तो यह फास्फोलिपिड है। कौन सा लिपिड है, फास्फोलिपिड है, ठीक है, फास्फोलिपिड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फास्फोलिपिड्स है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न करिएगा कि किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है और यहाँ h का मान दिया गया है कितना, 6.6 गुना 10 के पावर -34 जूल सेकंड, ठीक है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3.56 गुना 10 के पावर -34 जूल सेकंड, या हिंदी में जूल सेकंड दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, बार बार पूछता हूँ तो बहुत लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो आपको पता है कि यह प्रकाश का अपवर्तन होता है, और अपवर्तन देखिए ऑप्शन यहाँ अपवर्तन दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका ए सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। अधिकांश रोगकारक सूक्ष्मजीव किस तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं, सबसे तेज पूछा गया है। तो एक रेंज होता है जो कि सर्वोत्तम वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, यह रेंज है 25 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री, ठीक है, सेंटीग्रेड में, याद रखेंगे। तो और सबसे अगर वृद्धि का अधिकतम तापमान पर बात करें तो यह 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन की प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1 ओम बराबर, यहाँ पर देखिए 1 वोल्ट बटा, यहाँ नीचे खाली स्थान दिया गया है, रिक्त स्थान की
पूर्ति करे। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि ओम किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो वहाँ से भी आप इजीली निकाल सकते हैं। सुन लीजिए, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर यदि उसमें प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर हो तो चालक के उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विद्युत प्रतिरोध होगा वह 1 ओम होता है। कितना होता है? 1 ओम होता है। और देखिए आपको पता है फ्रेंड्स कि V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए R जो होता है ये क्या है? प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, इसका मात्रक ओम होता है। तो यानी कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा। यहाँ पर देखिए V का क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट, और I का क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1 एम्पियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? यहाँ नहीं पूछा गया है। देखिए भूमंडलीय उष्मीकरण का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के निकटतम सतह की वायु और महासागर के औसत तापमान में हो रही वृद्धि से इसका मतलब होता है भूमंडलीय उष्मीकरण का। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, SO2। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भूमंडलीय उष्मीकरण का जो प्रमुख कारण है इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प है और नाइट्रस ऑक्साइड है। SO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाह्यदल। वर्तिकाग्र, वर्तिका और पराकोश ये पुष्प के प्रजनन अंग होते हैं, जबकि बाह्यदल जो होता है यह प्रजनन अंग नहीं है पुष्प का, यह पुष्प का बाहरी भाग होता है। अगला प्रश्न हमारा कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः खाली स्थान दिया गया ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यह आपका यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा। वहीं अगर जनरेटर पूछता विद्युत जनित्र तो उल्टा होता है, यांत्रिक से उस किसको बदलता है? यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में वह परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक यानी कि अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक यानी कि अपवर्तनांक इसका कितना होता है? हीरा कार्बन का अपरूप होता है, आपको पता है 2.42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इस आपको प्रैक्टिस ये जो सेट दिया गया है साइंस का टॉप 150 प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जिस भी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो आपको पता है कि लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो लाल का प्रकीर्णन जो है न्यूनतम होगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर लाल हो जाएगा। और वहीं अगर पूछता कि अधिकतम किसका प्रकीर्णन होगा तो ये बैगनी का, क्योंकि बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जब गर्म पानी के सोते यानी कि हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा का उत्पादन क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसको कहा जाता है भू उष्मीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप आंसर नहीं भी जानते हैं फिर भी इसको आप सही टिक करके आएंगे। देखिए शुक्राणु पुरुषों में पाया जाता है तो यहाँ शुक्रवाहिका दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। यह मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, यह पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रभाव को जाना जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नली की सबसे बाहरी परत जो है क्या कहलाती है? तो आहार नली की दीवार जो है ये 4 स्तरों से होकर के मिलकर के बनी होती है। ठीक है, ये 4 स्तर कौन कौन से हैं? तो पहला तो यहाँ पर देखिए सीरोसा हो गया, उसके बाद म्यूकोसा हो गया, और यहाँ पर देखिएगा तीसरा जो है ये मर्कुलेरिस हो जाएगा, और चौथा जो है ये सब म्यूकोसा, यहाँ मैं लिख देता हूँ सब म्यूकोसा। ये 4 परत हैं, इसको याद रखें। कौन कौन सा? सिरोसा, म्यूकोसा, मर्कुलेरिस और सब म्यूकोसा। और इसमें पूछा गया बाहरी परत जो है सबसे, इसे सिरोसा कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि मानव शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? बताइए, ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है तो यह आपका हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है यानी कि मछली वर्ग से संबंधित है? तो इसमें से शार्क हो जाएगा। अच्छा, कुछ मछलियों जैसे नाम होते हैं लेकिन वे मीन वर्ग से संबंधित नहीं होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए तारा मछली यानी कि स्टार फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, ये सभी जो हैं मछली नहीं हैं।
तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। वेल जो है क्या है, वेल मैमल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लघु परिपथन के समय यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन किससे स्रावित होता है, तो यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कहा जाता है, ठीक है। मास्टर ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, इसमें से वोल्ट हो जाएगा। कूलम जो है ये आवेश का है, एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का है। अच्छा, जूल किसकी इकाई है, ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, अभी कमेंट करके बता दीजिए। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है, नॉन मेटल है, कमरे के ताप पर तरल होती है। तो यह जो अधातु है जो कमरे के ताप पर तरल होती है यह ब्रोमीन है। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है। चूना पत्थर को निरूपित कौन सा करता है, तो चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल से खाली स्थान दिया गया के कारण होता है। तारों का रंग जो होता है यह किस पर निर्भर करता है, तो यह तापमान पर निर्भर करता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, यह आपका अपवर्तन हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। और देखिए सभी कथन इथेनॉल के बारे में दिया गया है। तो देखिए इथेनॉल जो होता है ये कमरे के ताप पर तरल होता है, सही है। इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल कहा जाता है, ये भी सही है। एथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, सही है। और एथेनॉल जो होता है ये जल में घुलनशील होता है। ऑप्शन में देखेंगे इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, जो कि गलत है। यह जल में क्या है, घुलनशील है। तो वहीं पूछा गया कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसको जनित्र कहा जाता है, जनरेटर कहा जाता है। अगला प्रश्न कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें खाली स्थान दिया गया कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती हैं। तो ये कौन सा संरचना है जो गुब्बारे नुमा है मानव शरीर में, तो यह है एलियोलाई। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, जो श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। ब्रेड मोल्ड, यहाँ पर देखिए ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजाणु गठन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, बीजाणु गठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था। तो ये किया था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज 1831 में माइकल फैराडे के द्वारा की गई थी, जबकि स्वतंत्र रूप से इसकी खोज 1832 में जोसेफ हेनरी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न हमारा खाली स्थान दिया गया है कि सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। अच्छा, शैवालों का अध्ययन क्या कहा जाता है, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। और कवकों का अध्ययन जो है वो माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्लोरोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। इसमें से देखिए कैलोरी BTU यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट, और जूल ये ऊष्मा की इकाई है। फोन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फोन क्या है, तो शुद्ध स्वर की तेजी यानी कि लाउडनेस ऑफ प्योर टोन्स के हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, तो फोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की pH वैल्यू कितनी होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका pH मान होता है लगभग 10.5 होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह एक क्षारीय अकार्बनिक रसायन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। समरूप अंग, ठीक है, क्या होते हैं, तो वे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान होते हैं, लेकिन उत्पत्ति और संरचना उनकी भिन्न होती है। इसमें से चमगादड़ के पंख, पंछी के पंख और कीड़े के पंख ये समरूप अंग के उदाहरण है, जबकि बंदर के हाथ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। यहाँ गुरुत्व पूछा गया है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोमीटर हो जाएगा, हाइड्रोमीटर, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो नाइट्रोजन युक्त जैव अणु यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि एमिनो अम्ल जो कि प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रोटीन में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में परागकण को क्या कहते हैं? तो इसको वायु परागन कहते हैं और कीटों के द्वारा जो होता है कीट परागन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो यह तरीका जो है यह निस्यंदन है। निस्यंदन में क्या होता है? निस्यंदन ऐसी प्रणाली है जल शोधन की जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली या कार्बन नैनो ट्यूब के द्वारा जल को छाना जाता है, जिसके कारण क्या होता है? सूक्ष्मजीव नष्ट नहीं होते हैं। तो यह आपका हो जाएगा निस्यंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कीट दंश से कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो ये फॉर्मिक एसिड के कारण होती है। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन यह द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण के विरुद्ध है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो ये विटामिन के है, ये आपको भी पता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो संपीड़ित वायु का भी किया जाता है, स्प्रिंग का भी किया जाता है, बैटरी का भी किया जाता है और संधारित्र यानी कि कैपेसिटर का भी किया जाता है। तो इसमें से सभी हो जाएगा आपका। राइट आंसर यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया गया है डी में, ABCD सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो यह आपका हो जाएगा कागज का जलना। कागज का जलना जो है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है KNO3 का रासायनिक सूत्र। KNO3 बताइएगा। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट है, यह उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक होता है KMNO4, ये क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है इसमें से यहाँ पर देखिएगा ड्रोसेरा परजीवी। ड्रोसेरा परजीवी नहीं है। ड्रोसेरा जो है एक मांसाहारी पौधा है और फंगस स्वपोषी नहीं होते हैं। फंगस जो होते हैं ये परपोषी यानी कि अपघटन करता होते हैं। तो ये दोनों जो है सही नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है? यहाँ पर देखिए ABCD ऑप्शन दिया गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से आपको नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुनहरा चावल जिसको कि गोल्डन राइस कहा जाता है क्या है? तो गोल्डन राइस जो है ये आनुवांशिक रूप से विकसित किया गया चावल की एक प्रजाति है जिसमें विटामिन ए और बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा होती है। इसमें विटामिन ए और बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा होती है। तो एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के जीन तत्व उपलब्ध है। बीटा कैरोटीन मैंने बताया ना आपको। चलिए उसके बाद देखिए मानव रक्त का pH मान साधारण कितना होता है? तो 7.4 आपने पढ़ा होगा। देखिए ये निकटतम रेंज यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो अभी मैंने आपको बताया इसमें विटामिन ए होता है और इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, आपने पढ़ा है। और यह रतौंधी और जीरोप्लेथेलिमिया में यह सहायक होता है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है तो यह दूषित पानी और दूषित भोजन से पानी एवं खाद्य पदार्थ हो जाएगा। यह होता किसके कारण से है? तो ये होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी हैं? तो रोहू और कतला ये स्वच्छ जल में पाई जाने वाली मछली हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? अच्छा, अभिक्रिया दर पर जो प्रभाव डालने वाले कारक हैं, जो अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये अभिकर्मकों की सांद्रता है, अभिकर्मकों की भौतिक अवस्था और सतह क्षेत्रफल है, तापमान है और उत्प्रेरक की उपस्थिति है। इसमें से एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होगा। देखिए तापमान, सांद्रता और उत्प्रेरक मैंने बताया ये जो है ये आपके अभिक्रिया के दर को प्रभावित करते हैं और यहाँ नहीं पूछा गया है तो एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाएगा। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो ये आपका फ्लोरेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है, जस्ता नहीं होता है? तो किस में नहीं होगा? ध्यान से एक बार देख लीजिए। तो ये आपका बेल मेटल में नहीं होगा। बेल धातु जो होता है ये होता है इसमें कॉपर और टीन। कॉपर और क्या होता है? टीन होता है। ठीक है, कॉपर और टीन होता है। यहाँ हिंदी में मैं लिख देता हूँ।
उसके बाद देखिए फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो ये होता है किसके कारण? एस्बेस्टस के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता? अपचयन नहीं होना यानी कि ऑक्सीकरण होना, ठीक है, अपचयन होता है उसमें, तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है, और अपचयन नहीं है इसमें से, तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का स्तूप पिरामिड जो है ये होता है, तो ये हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? कूट फल एसेसरीज फ्रूट सूडो कहा जाता है, इसमें से पोम हो जाएगा, ठीक है। कूट फल कौन से हैं? तो जब किसी फल का निर्माण अंडाशय के साथ पुष्प के अन्य अंगों से भी होता है उसको कूट फल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर जो सामान्य दाब है उससे कम हो जाए तो पानी जो है, खाली स्थान दिया गया, तापमान पर उबलेगा। जब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दाब कह रहा है कि दाब अगर कम हो जाता है तो पानी क्या होगा? पानी 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर ही उबलने लगेगा, 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर। पहाड़ों पर ऐसा ही होता है, पहाड़ों पर ऊपर जाएंगे वायु दाब कम हो जाता है और वहाँ कठिनाई होती है खाना पकाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सूर्य और तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये नाभिकीय संलयन है। अगला प्रश्न कि पेयजल में निम्न में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है? तो यह पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। उसके बाद देखिएगा कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी? तो 1948 में की गई थी, और वर्ष 1958 में यानी कि 1958 में इसे परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत लाया गया था। तो ये आपका हो जाएगा 1948। पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये अमाशय, अमाशय हो जाएगा राइट आंसर। आवर्त सारणी किसने तैयार किया था? देखिए आवर्त सारणी पूछा गया है, तो ये दमित्री मेंडलीव थे, ठीक है। वहीं अगर पूछता आधुनिक आवर्त सारणी का जनक, तो ये मोसलेली होता। मेंडलीव रसिया के थे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? बेरी बेरी विटामिन बी या विटामिन B1 कहिए, एक ही बात है, इसी की कमी से होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। पेसमेकर संबंधित है, पेसमेकर संबंधित किससे है? तो यह हृदय से है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा किस यौगिक का अनुसंहति 40 है? तो यहाँ पर सभी का देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैं आंसर बता देता हूँ। नाइट्रोजन सॉरी सोडियम है, ये सोडियम का कितना होता है? 23 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए 6 3 9 1 10 हासिल 1 1 1 2 1 3 और 1 4, यहाँ देखिए 40 आ गया। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? तो 6.023 गुना 10 के पावर 23, इसको एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। इसका इसमें से पूछा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? विद्युत अपघटनी प्रक्रिया, तो ये आपका लोहा इससे प्राप्त नहीं होता। बाकी सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम विद्युत अपघटन प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। खाने का सोडा है, खाने का सोडा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा धवन सोडा जो है ये सोडियम कार्बोनेट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खाने वाला नमक सोडियम क्लोराइड है। वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग के लिए जो है आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का जो है प्रयोग किया जाता है, और इसको क्या कहा जाता है? इसको थर्मिट वेल्डिंग कहा जाता है, इसको थर्मिट वेल्डिंग कहा जाता है। अच्छा एक होता है गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में किसका इस्तेमाल होता है? तो गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो यह अशुद्धता जो है यह कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम की क्लोराइड के रूप में होती है। तो यहाँ पर देखिए कि कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों दिया गया है, ठीक है। चलिए तो दोनों होगा। अगला प्रश्न हमारा कि फॉस्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है इसमें से? तो इसमें से ग्रेनाइट नहीं है। चलिए परमाणु के नाभिक में होते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर जो है सेल में कक्षा में चक्कर लगाता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये रेटिना पर बनता है। उल्टा, छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना हो जाएगा। वर्णांधता जिसको कि कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, दूसरा नाम इसका क्या है?
तो विस्तृत इसका वर्णन किया था डाल्टन ने और इसीलिए इसका नाम दिया गया डाल्टन प्रभाव। अगला प्रश्न है कि विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर जो है यह मापा जाता है किससे? वोल्ट मीटर से। एम मीटर से क्या मापा जाता है? यहाँ देखिए वोल्ट मीटर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। एम मीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बताइएगा। राइट आंसर तो ये मोटर हो जाएगा, ठीक है। और यांत्रिक को विद्युत में कौन बदलेगा? ये आपका जनरेटर बदलेगा। चलिए डायनामो दिया गया है। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों में से कौन हमें बचाता है? तो ये हमें बचाता है ओजोन। कौन बचाता है? ओजोन बचाता है। यहाँ ओजोन का फॉर्मूला दिया गया है O3। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो इसमें होती है कौन सी? पोटेंशियल यानी कि स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो ये द्रव्यमान हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला यहाँ पर पूछा गया समीकरण, तो हाफ mv² होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? बताइएगा किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो ये आपका हो जाएगा ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? कौन सा घटक है ये? तो ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल जो है ये है आपका। उसके बाद देखिएगा कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। तो यह पता लगाया जा सकता है संयोजकता से, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? कौन सा अंग पाचित भोजन दिया गया है, ठीक है, विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? तो ये यकृत है, लीवर है। उसके बाद देखिए मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो ये स्वीट पोटैटो में होता है। उसके बाद देखिएगा जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी खाली स्थान दिया गया के बराबर होती है, बताइए। तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा के बराबर होती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो यह हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, लौह धातु पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो यह कौन सा है? ये ऑर्किड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? तो यह न्यूक्लियस करता है। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या खाली स्थान दिया गया है तो त्रिगुणित है, त्रिगुणित हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी नहीं पाई जाती है? कभी नहीं प्राणी कोशिका में, यानी कि जंतु कोशिका में। तो ये आपका सेल भित्ति, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये पादप कोशिका में पाई जाती है। अगला प्रश्न कि मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं और संख्या पूछा गया तो 46 हो जाएगा, जोड़ा में 23 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जीव में कसाव, यानी यहाँ पर देखिए कसाव पाया जाता है? तो यह किस में पाया जाता है? यूग्लिना में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं क्या कहलाता है? तो इसको कठोर जल कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी है? तो इसमें से कीट भक्षी जो है ये आपका नेफेंथेस हो जाएगा। भारतीय कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नेलिम्बो न्यूसिफेरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए टाइफाइड किसके कारण होता है? तो ये दूषित भोजन और पानी के कारण होता है। टाइफाइड जो होता है ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोबियल हमले के लिए प्रतिरोधी रहे जीनोबायोटिक्स को क्या कहा जाता है? तिनको क्या कहा जाता है बताइए? तिनको कहा जाता है, यहाँ पर देखिए रिलैक्सीट्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे थॉम्सन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो जे थॉम्सन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम कीट से उत्पन्न होता है। रेशम का जो कीड़ा है रेशम कीट से होता है, इसी से। उसके बाद देखिएगा कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो यह डोनर ब्लड ग्रुप ओ है। रेसिपिटर यानी कि सर्वग्राहिता ब्लड ग्रुप ए है, AB है, AB, ठीक है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? यहाँ पर देखिए कोलेक कैल्सीफेरॉल, एक होता है अर्गो कैल्सीफेरॉल। ये सभी जो हैं ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है
कोलेकैल्सिफेरॉल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये HIV वायरस से होता है। उसके बाद देखिए दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो ये आपका लैक्टिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद देखिए संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं, तो संतरा में क्या होता है, विटामिन पाया जाता है C, तो यहाँ विटामिन हो जाएगा राइट आंसर इसका। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों के होने वाला रोग नहीं है, तो इसमें से घेंगा नहीं है, बाकी मलेरिया, फाइलेरिया, ये डेंगू, ये सभी होते हैं। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत, प्रबल पूछा गया तो आयरन का। ठीक है, इसके अलावा इसमें विटामिन A, C, B2, B6, विटामिन K भी पाया जाता है, लेकिन प्रबल आयरन के हैं। दंत क्षय का कारण क्या है, तो दंत क्षय बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है, बैक्टीरिया जनित संक्रमण से होता है। उसके बाद देखिए एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है यह टिटेनस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे, तो एक प्रसिद्ध जो थे ये भौतिक शास्त्री थे, और प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्धांत की खोज के लिए इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का किया था, गैलीलियो दूरबीन का, और मार्कोनी जो है रेडियो का आविष्कार किया था। उसके बाद देखिए जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, तो अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहता है। उसके बाद देखिए मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो इसमें से ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः जो गैस जिम्मेदार है, यह गैस जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो है ये सौर ऊर्जा है, जल से जो ऊर्जा बनाए जाते हैं, ठीक है, वो है पवन ऊर्जा है। तो यहाँ देखिए सौर लालटेन हो जाएगा अपरंपरागत। उसके बाद देखिए निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन किया जाता है, तो विद्युत धारा मापा जाता है किससे, एमीटर से। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला प्रश्न कि डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है, तो डायनेमो जो है यह परिवर्तित किसको करता है, बताइए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये प्रश्न शायद रिपीट हो गया हो। गैल्वेनीकृत यानी कि गैल्वेनाइज्ड लौह चादरों पर किसकी परत चढ़ी होती है, तो गैल्वेनाइजेशन जो होता है उसमें जिंक की परत, जस्ता की परत चढ़ाई जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ हमेशा, इसका आंसर अभी आप तुरंत कमेंट करके बताइएगा, अपना स्कोर बताइएगा। 150 प्रश्न हम लोग कवर किए हैं, और आप सिर्फ जो रॉन्ग आपका हुआ है ना वो बता दीजिए कि इतने प्रश्न आपके रॉन्ग हुए हैं, मैं समझ जाऊंगा कि सही कितने हुए हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर कमेंट करके बताइए। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है, वॉशिंग सोडा मैंने आपको बताया था जो धमन सोडा है, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा इसका। बाइकार्बोनेट यहाँ पर देखिए, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट ये खाने वाला सोडा है। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है, रॉकेट प्रणोदन में शामिल जो है ये कौन सा है, बताइए राइट आंसर इसका। तो ये आपका न्यूटन के गति का तीसरा नियम हो जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे दिएगा अभिक्रिया को पूरा करना है, आपको पूरा करना है, तो यहाँ पर देखिएगा बैलेंस भी करना है और पूरा भी करना है। तो यहाँ तो आपको पता है कि H2O होगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं AlC3, Al यहाँ C3 आया, और अब यहाँ पर आपको ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचा, तो इतना तो आपको पता है कि यहाँ जल आएगा, लेकिन बैलेंस करना आपको, तो यहाँ 3H2O होगा। ठीक है, 3H2O होगा। उसके बाद देखिएगा कि पुंगानूर एक नस्ल है किसकी, पुंगानूर किसकी नस्ल है बताइए। पुंगानूर जो है एक छोटी गाय की नस्ल है। ठीक है, तो ये आपका छोटी गाय की नस्ल हो जाएगा पुंगानूर। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, निमारी भी पूछा जाता है, निमारी भी आगे मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निमारी भी गाय की नस्ल होती है। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इसमें क्या होता है, समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, और परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या समान होता है, परमाणु संख्या समान होता है। तो देखिए उस तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है, और यहाँ पर देखिए द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो ये भी सही होगा और ये भी सही होगा, दोनों ऑप्शन है। थोड़ा सा कहीं मिस टाइपिंग हुआ है, प्रिंटिंग हुआ है। उसके बाद देखिए पशुओं की रेड सिंधी नस्ल में से किस घरेलू पशु से संबंधित है, रेड सिंधी गाय की है। किसकी है, गाय की है। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु, ठीक है ध्यान देंगे, प्रत्येक कार्बन परमाणु ग्रेफाइट में अन्य 3 निकटतम कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। सहसंयोजी बंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, आप चेक कर लीजिए कहीं भी बुक पर, इंटरनेट पर,
वो आंसर सहसंयोजी बंध होगा। निमारी क्या है, मैंने बताया निमारी गाय की एक नस्ल है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सब कुछ यहाँ पर देखिएगा किलोमीटर में यहाँ पर यूनिट दिया गया है। जबकि आपने पढ़ा होगा कि 9.46 गुना 10⁻15 मीटर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 15 मीटर पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ किलोमीटर में है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, लाइक